बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 21 अक्टूबर मंगल का दिन है। अहम खबरें पहले, इमरान खान की अडयाला जेल में अहम मुलाकात है। नवंबर से मुतल्लिक बड़े फैसलों का भी इम्कान है। हलीमा खान अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। अगले वीलॉग में इसकी तफसील बताऊंगा। ये अक्टूबर का धमाका खेज हफ्ता शुरू हो चुका है। एक्सटेंशन के मामले पर बड़ी संगीन किस्म की तब्दीलियां हैं। एक गवर्नर और 2 वजीर आला फारिग करने का प्लान किया है। मरियम नवाज से एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिए। और इलेक्शन कमीशन में आज कंपनी की बड़ी वारदात, अचकजई इत्तेहाद को बड़ा धचका और अचकजई का जवाबी वार, अपोजिशन लीडर बनने की दरख्वास्त जमा। इसमें जो अब बड़ी खबर एक और आज ओपन सोर्स इंटेल की है, अमेरिका का नूर खान एयरबेस पे कब्जा। अमेरिकी जर्नलों का पाकिस्तानी जर्नलों के साथ राब्ते, दाखिले बंद, ये सारा मामला क्या है। अफगानिस्तान को सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भी जंग का आज अंदिया दिया गया है। और गिलगित में बड़े खतरनाक धमाकों की आवाज़ है। ये मदनियात की वारदात है, कुछ और चल रहा है। इसके साथ जो इसराइल मुसलमान ममालिक की अफवाज को खबरदार कर रहा है, नेतन्याहू गजा को रेड लाइन करार दे रहा है कि यहाँ नहीं आने देंगे। तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये ओपन सोर्स इंटेल की जो खबर मंजर आम पर आई कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में बड़ी हैवी किस्म की एक्टिविटीज़ हैं और फ्लाइट रडार सिस्टम पर बहुत सी परवाज़ें पाकिस्तान की तरफ दावा किया जा रहा है। उसका मरकज़ जो बताया जा रहा है वो चकलाला में नूर खान एयरबेस। यहाँ सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों के नाम पर अमरीकी जहाज़ों की आमद सितंबर के महीने में आपको याद होगी बाकायदा हो चुकी हैं। तस्वीर भी मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। उसमें अमेरिका के बड़े बड़े एयरफोर्स के जो बज़ाहिर इमदादी पैकेज लाते हुए, लेकिन ये सब जानते हैं कि अब अमरीकी जनरल तो इमदाद बांटने, राशन बांटने नहीं आएंगे। तस्वीरों में तो अभी जो 7 सितंबर की अमेरिका की कायम मकाम जो सफ़ीर है डैटली बेकर, वो भी मौजूद थी। पाकिस्तानी फ़ौज की जर्नेल भी, अमरीकी जर्नेल भी। ये एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस पर हैवी किस्म की एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है। इसकी थोड़ी तफसील आपको पता होना चाहिए। नूर खान एयरबेस बड़ा मशहूर एयरबेस है। यहाँ पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ बड़े जो C-130 जहाज़ है या हरकुलिस है, अमेरिका के अड्डा है कह लें आप। अमेरिका के 750 मिलिट्री अड्डे हैं दुनिया भर में, याद रखें, जहाँ इनका जो पब्लिक में है, जो लोगों को पता है। ये अमेरिका का वो टेक्निकल स्टेशन है जो अमेरिकी ब्लैक बजट से चलता है। ये वो है जहाँ जर्नेल चावल, कंबल, दालें, राशन बांटने नहीं आते। ये 3 स्टार जर्नेल। और ये मुशर्रफ के दौर से 2001 के बाद अमरीकी फ़ौजी यहाँ CIA के एहलकार, ब्लैक वाटर वगैरह यहाँ से ही आते थे। एयरबेस जो अफगानिस्तान में ड्रोन ऑपरेशंस होते हैं, अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत है। और जो सबसे अहम मामला, हसास सामान जो ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आर्जी स्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम है, सैटेलाइट लिंक है। और ये सब कुछ खुफिया दिफाई फंडिंग के तहत, जिसका कोई रिकॉर्ड अमेरिका में पब्लिक में आपको नहीं मिल सकता। और अमेरिका यहाँ से पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी से अफगानिस्तान, ईरान, चीन या वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिन्हें कहते हैं। अब मई में आपको याद होगा जब माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई तो इस बेस पर जो हिंदुस्तानी हमले थे, यही वजह बनी थी ट्रंप की मोदी के साथ नाराज़गी की और जो सीज़ फायर का ऐलान होता, क्योंकि यहाँ पर मौजूद ऐसा खुफिया सिस्टम, इंटेलिजेंस फाइलें हैं और टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सामने ज़ाहिर बेनकाब हो तो फिर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचता है, जिस पर ट्रंप शदीद नाराज़ था। नूर खान एयरबेस पे नहीं, ये अमरीका के मफादात पर हमला था मोदी का। और ये मोदी ने बहुत बड़ा ब्लंडर भी मारा, जिससे आज भी उनके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है। तो ये नूर खान एयरबेस के हवाले से अगर आप साबिक लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ के इंटरव्यू याद करें तो उसने कहा था कि जैकबाबाद में और पसनी में भी उस वक्त अमरीका को खुफिया ऑपरेशन के लिए अड्डे दिए हुए थे, जो कि बराह रास्त मुशर्रफ ने बगैर फौजी क़यादत के मशवरे के दिए थे। और यहाँ अमेरिका का बहाना उस वक्त भी इंसानी बुनियादों की सहूलत के लिए कि जी हमारे लड़ाका तैयारी अगर निशाना बने तो इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त हो, इंसानियत की बुनियाद पर, जो मुशर्रफ ने दे दिए थे। बाद में जैकबाबाद एयरपोर्ट पर अमरीकियों का बाकायदा कब्जा था कि पाकिस्तानी फ़ौज अंदर नहीं जा सकती। पसनी में भी ऐसा हुआ और अब ये नूर खान एयरबेस पे भी ऐसा ही हो रहा है। अमरीकियों के पास कंट्रोल की बात की जा रही है, जैसे शहबाज एयरबेस था माजी में। और उस वक्त तो डॉन अखबार की सारी खबरें मौजूद हैं, अमरीकी त्यारे, हेलीकॉप्टर किस तरह इस्तेमाल होते रहे। और नूर खान एयरबेस भी अमरीकी कंट्रोल में रहा। याद रखें, अभी इम्तियाज़ गुल साहब ने अभी कुछ हफ्ते पहले आपको पता है इंकिशाफ भी किया था कि यहाँ अमरीका बाकायदा तैयारी से आता है और किसी को नहीं पता वो क्या लेकर आते हैं, क्या लेके जाते हैं। यहाँ के जो फ़ज़ाइया के अफसरान या जर्नलों से किसी पूछें तो वो कहते हैं हमारे तो इख्तियार में नहीं है। एक दफ़ा किसी ने पूछने की कोशिश की तो अमरीकी जर्नल ने बंदूक निकाल ली थी। तो इसलिए इन बेसिस से जो ड्रोन इंटेलिजेंस हथियारों की खुफिया आपको पता है स्टेशन हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा और अहम मामला है वो न्यूक्लियर हथियारों का। अमेरिका को खतरा है गलत हाथों में न चले जाए, इसलिए हर वक्त तैयारी मौजूद रहती है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसे हालात हों, ज़्यादा गड़बड़ हो, कोई बगावत का मामला हो, कोई अवामी इनकलाब का मामला हो, तो ये पाकिस्तान के एटमी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ करें। ज़ाहिर दुनिया को उससे खतरा है। तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है जो पाकिस्तान के हवाले से माजी में बनती रही, जिसमें इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, कोई याद होगा। तो ये जो खतरात हैं इस वक्त अमेरिका को कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, ज़ाहिर उनकी अपनी इंटेलिजेंस भी पूरी पाकिस्तान में मौजूद है
उन्हें कोई ऐसा मामला, कोई खतरा बड़ा नजर आ रहा है जो अभी देखें, ट्रंप ने बगराम एयरबेस की ख्वाहिश का इजहार तो किया, बगराम एयरबेस उसे चाहिए चीन, ईरान, अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के नाम पर नजर रखने के लिए। तो नूर खान एयरबेस भी ज़ाहिर है उसी सिलसिले का एक तसलसल है। लेकिन यहाँ जो त्यारे हैं, ख़ास तौर पर आपको पता है ये जो हरकुलिस और F7 जो बड़े त्यारे हैं इनके, उनमें खाम मादनियात का भी मामला इंतहाई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो डॉक्टर अमजद अली ने कल इंकशाफ किया कि मादनी बिल मंजूर कराए बगैर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से 20 ट्रक मादनियात के निकल रहे हैं। वो मादनियात की खेप अमेरिका पहुंचती कैसी है? ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तो नहीं लेके जाते, वो भी इन्हीं बड़े जहाज़ों में इसी तरह यहाँ से निकलती है। और ये मामला इंतहाई अहम है क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि ये मादनियात इस वक्त ताकत का सबसे बड़ा मामला है। तो एक्सटेंशन से पहले होने वाले मामलात में भी जो गड़बड़ हो रही है उसमें देखिए खैबर पख्तूनख्वा इसीलिए इंतहाई अहम है। 1 महीने की उन्हें गवर्नर राज लगाने की भी जो धमकी दी गई कि ऐसे वक्त में जहां अफगानिस्तान के साथ तो सीज फायर हो रही है, लेकिन उसे यह कहा गया कि यह सीज फायर वही है जो इसराइल की गजा में थी, जो किसी भी वक्त किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खत्म हो सकती है। और उसमें देखें मुमकिन जंग और उसमें बरह रास्त खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इसे खत्म करना इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। तो ये सारे मामला उसी तरफ ही जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत में मंजूर नहीं, ये सब जानते हैं, वो आपको बता चुके हैं खुद भी। भरपूर मुज़ाहमत इन्होंने की रोकने की, डार्क वेब पर उसके राह के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुक जोड़ने की, कालादम तंजीमों के साथ राब्ते जोड़ने की, उनका हमायती बनाने की कोशिश करने की। फिर उसके बाद इन्होंने मंशियात के केस तक ढूंढने की कोशिश की, स्मगलिंग के केस, गाड़ियों की स्मगलिंग वगैरह वगैरह, सब कुछ इन्हें नाकामी हुई, कुछ भी नहीं मिला। ये पेशावर यूनिवर्सिटी में उसकी डिग्री जाली कराने के लिए पहुंच गए कि हाँ कुछ पता लगे, वो भी नहीं मिला। और ये फिर इस हद तक गए कि इसकी जाती जिंदगी में ढूंढते रहे कि कोई लड़की मिल जाए, कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर मिल जाए, कोई फाइल मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए, कोई करप्शन का केस मिल जाए, कुछ भी नहीं मिला इन्हें। फिर इसके बाद सुहेल अफरीदी को बाकायदा दावत दी गई कर्नल साहब के जरिए, फिर बैरिस्टर सैफ के जरिए, फिर डायरेक्ट कोर कमांडर से DGI से मुलाकात, और उसका इनकार हुआ। तो फिर यहां तक कहा गया, जो इनके करीबी लोगों का कहना है कि 1-on-1 चीफ से मुलाकात तक हम आपकी करवाते हैं, जिस पर सुहेल अफरीदी ने जो साफ इनकार किया कि मुलाकात सबसे पहले इमरान खान से होगी, उससे पहले किसी से मुलाकात नहीं होगी। और साथ ही जितने भी इजलास हुकूमत के होंगे उसमें शिरकत से इनकार भी कर दिया कि ऐसे किसी इजलास में शिरकत नहीं होगी। अब उसके लिए फिर उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि अब आप हमें हुकूमत चला के दिखाएं, 1 महीने के अंदर अंदर हम फिर गवर्नर राज भी लगा देंगे। अब बहुत से ज़राए से मुझे पता चला है कि सुहेल अफरीदी का बिस्मिल्लाह करें, कोशिश करके देख लें आप। अब इस कोशिश में इन्हें पता है बड़े पैमाने पर या तो आग लगानी पड़ेगी, तबाही बर्बादी का खेल शुरू करना पड़ेगा। ये नूर खान एयरबेस भी मूवमेंट इसी का एक सिलसिला हो सकता है। इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि ये जो नौजवान सामने आ चुके हैं ना, जो जुनैद अकबर ने भी कल कैपिटल टॉक में वार्निंग दी ने कि नौजवान की आदत हमारे जैसी की आदत नहीं है, हमारे तो बीवी बच्चे हैं, घर बार है, हम लोग तो मिनिस्टर भी बन चुके हैं, वजीर भी बन चुके हैं, हमारी तो कुछ करप्शन होगी, कोई फाइलें होंगी, कोई ना कोई वीडियो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो 45 साल से कम है, हम तो 45 साल से ऊपर हैं, हमारा तो जज्बा इश्क इमरानी वो नहीं है। लेकिन जो सुहेल अफरीदी ने इश्क इमरानी का जिक्र किया, क्योंकि 45-50 का बंदा ऐसी तकरीर नहीं कर सकता, वो तो वही घिसी पिटी बातें वही आप पता करते हैं। इसने डायरेक्ट स्ट्रेट वो बात की जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैंडेट खान का है, खान की रिहाई, खान का नाम इस पूरे सूबे में अमानत है। इसने वो तस्लीम किया। और नौजवान वो जो इश्क इमरान में आपको पता है इस लेवल में, जो किसी लालच, धमकी, दबाव को इस नजरिए से ऊपर नहीं समझते। गवर्नर राज उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये बड़ी मुज़ाहमत आएगी। एस्टेब्लिशमेंट इस चीज का पता है कि ये मामला फिर खुदा ना ख्वास्ता अलहदगी की तरफ जा सकते हैं। अब सुहेल अफरीदी ने बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स की हैं, उसे सिर्फ एक जोशीला नौजवान ना समझे, वो बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली है। मैं देख रहा था जिस तरह उसने, माफ कीजिए गला खराब है, कानूनी एतबार से पहले इमरान खान से मुलाकात के लिए करारदाद असेंबली से मंजूर करवाई, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसने खत लिखा, उसे पब्लिक किया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने पटिशन दायर की, और फिर सबके सामने शहबाज शरीफ के साथ जो गुफ्तगू हुई फोन पे इमरान खान से मुलाकात की, जिसपे उसने कहा पूछ के बताऊंगा, वो भी पब्लिक कर दी। और अवामी सतह पे तीनों जगह पर अवाम के पास जाने का ऐलान किया। यानी वो तमाम इत्माम हुज्जत इसने पूरे कर दिए कि आपको ये ना कहे कि ये हो जाता तो वो हो जाता, ये कर लेते तो ऐसे हो जाता। ये सारे रास्ते जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसने बंद कर दिए। अब देखें, अब्राहम अकॉर्ड माहिदा और इसराइल की शमूलियत के भी पहली रुकावट जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से आई है। इन्होंने जो असेंबली में बाकायदा इसराइल के खिलाफ जो करारदाद पेश कर दी है, वो अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। क्योंकि कौमी असेंबली है, सेनेट है, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान, गिलगित, अब इनकी असेंबलियों के लिए एक बहुत बड़ा दबाव है कि इसराइल के हक में जो करारदाद पेश करेगा वो फिर अवामी गैज़-ओ-ग़ज़ब का सामना करेगा। क्योंकि सीज फायर वाला मामला तो वहाँ बढ़ गया।
अल जजीरा ने तो आज भी 30,000 इसराइली फौज के पायलट्स की और उनकी फौजियों की पूरी लिस्ट शाया कर दी जो फलस्तीन नस्लकुशी में शामिल है। तो इस मामले पर तो नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि तुर्की और कतर की फौजों को गजा नहीं आने देंगे, यानी पाकिस्तानी फौजियों को यहाँ वो क्या वेलकम करेंगे फलस्तीनी मुजाहिमतकार। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा मामला है, नेक्सस से जुड़ा हुआ है। इस वक्त इन हालात में इनकी जो अपनी पॉलिसी है, देखें अफगानिस्तान के मामले पर आप देखें, जिसमें इमरान खान ने कहता रहा मुज़ाकरात करें, ये इमरान खान को साइड लाइन करके खुद मुज़ाकरात ख़त्म करके जंग की तरफ चले गए। जब हालात इस नहज पर पहुंचे अफगानिस्तान के साथ, जो इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात को नहीं मानी, लेकिन फिर माननी पड़ी। ये वहाँ पहुँच के अगले दिन DI खान 5 जवान शहीद हो गए, जबकि DJSPR कह रहा था कि बातचीत से अगर मामला हल होता तो ग़ज़वा बदर ना होती, जिस पे उलमा तो उस पर कुफर का फतवा भी लगा रहे, मैं नहीं लगा रहा, उलमा लगा रहे। अब ये जंग की पॉलिसी जो अफगानिस्तान के साथ सीज फायर फिर क्यों कहा, अफगानिस्तान के अगर जंग इस बुनियाद पे होनी है कि अफगान हुकूमत यहाँ कालादम तंजीमों को कंट्रोल करे, तो फिर अगले दिन हमला कैसे हुआ? इस मुआहदे में क्या तय पाया? बॉर्डर का एहतराम। और बॉर्डर पे तो अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा ने साफ साफ कह दी है जो डेवरेंट लाइन है इसका फैसला अफगान करेंगे, वो तो बॉर्डर नहीं मानते। जिस तरह इसराइल आपको पता है वो वहाँ सरहदें नहीं मानते, और जो इसराइल के साथ उनके साथ वो मुज़ाकरात थोड़ी करता है, वो तो डायरेक्ट जंग में चले जाते हैं। तो यहाँ आपने मुआहदा किया है जो इमरान खान आपको कहता रहा। अब इमरान खान ने कालादम तंजीमों के साथ भी बातचीत की, कहा कि इनको बुलाए, पूछें इनसे, ऑपरेशन की ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद है, जब मर्जी कर लें। लेकिन वो ख्वाजा आसिफ ने वही वारदात की जो पहले भी करते रहे, और कुछ अर्से बाद फिर बैठ के इनके साथ मुज़ाकरात करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे सिंध में, अच्छा देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सिंध में 45 कच्चे के बड़े डाकू हाई लेवल सरेंडर कर रहे हैं, जिनके बच्चों को, अहले खाना को बाइज्जत रोजगार, आसान कर्जे, कारोबार, आमदन के जराए, उनके इलाकों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ये सब सिंध हुकूमत बना के दे रही है। मुझे लगता है हो सकता है काबीना में भी शामिल कर ले, खतरनाक डाकू, लेकिन ज़ाहिर पक्के के डाकू से छोटे। अब सिंध में चूंकि मादनियात नहीं ऑपरेशन की, लेकिन यहाँ ये मामला सारा इस वक्त फंसा हुआ है बुरी तरह। अब इसमें महमूद अचकज़ई की नामजदगी होनी थी आज, जिसपे मलिक आमर डोगर और इनकी जो 74 मेंबरान ने लिख के दे दिया है, स्पीकर को आज दरख्वास्त जमा करवा दी है। इन 74 लोगों के दस्तखत के बाद देखें महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर बनते हैं या नहीं, क्योंकि इस इत्तेहाद को जो महमूद अचकज़ई का जो इनकी पार्टी है उस पर 3 जमातें, पाकिस्तान अमन तहरीक, फलाई तहरीक और एक वेलफेयर पार्टी के नाम से 3 जमातों को इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया कि इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि महमूद अचकज़ई की जो अपनी पार्टी है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उनके साथ तहरीक इंसाफ और बलोच मैंगल ग्रुप, जो बलोच नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप, इनका इत्तेहाद है जो आइन की हुक्मरानी, तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर और खान की रिहाई पर एक जिद्दोजहद करें। अब ये उनका नाम छीनने की वो कोशिश, जिस तरह तहरीक इंसाफ का उन्होंने बल्ला छीना, इस नाम को छीनने के लिए इस इत्तेहाद के नाम पर ये इलेक्शन कमीशन बना दी। अब ये चूंकि महमूद अचकज़ई ने सिलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं करवाया, पाकिस्तान में सियासी जमातों के इत्तेहाद वैसे भी इत्तेहाद के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं करवाए जाते, लेकिन मुस्तफा नवाज खोकर अब जस्टिस शाहिद के सामने आज इलेक्शन कमीशन पेश होंगे, इन्होंने दिफा तैयार किया हुआ है। लेकिन ये कोशिश वही है कि निशान छीना है। देखें निशान का मामला क्यों इनके लिए अहम है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात जो पंजाब में करवाना चाहते हैं उसमें तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। इन्हें लगता है वोट टूट जाएगा कि 30 दिन के अंदर आज़ाद बंदे को किसी सियासी जमात में दाखिल होना पड़ेगा। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का नाम इसलिए छीनना चाहते हैं कि लोग इस तरह के इत्तेहाद भी इन जमातों में न चले जाए। लेकिन ये नहीं पता अल्लामा नासिर अब्बास की भी जमात मौजूद है, मौलाना शेरानी साहब की जमात भी मौजूद है, SIC भी घोड़े का निशान मौजूद है, बहुत कुछ बाकी है। और फिर सबसे बढ़कर देखें पाकिस्तान की अवाम ने 24 फरवरी को चमचे खड़चों पर 24 फरवरी इलेक्शन जितवा दिया, तो बल्दियाती इंतखाब तो नून लीग के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया। ये सानिया मुरीदके के बाद तो अब इन्हें बल्दियाती नुमाइंदे नहीं मिलेंगे ग्राउंड में, बड़ी मुश्किल से 1 लाख लोग इकट्ठे करने। और फिर ये पंजाब के हालात आपको पता है कि इनके जो इस वक्त रहनुमा बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे छुप रहे हैं, जैकटों में छुप रहे हैं, उनके लिए अमेरिका और बरतानिया से खसूसी स्क्वाड बुलाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अपने सिक्योरिटी एहलकारों पर इन्हें एतमाद नहीं रहा। इतना खौफ है सानिया मुरीदके के बाद कि गवर्नर सलमान तासीर वाला वाक़या। अब इसमें अचानक आज बहुत बड़ी शुरली जो मोहसिन बेग का बयान आ गया, और मोहसिन बेग याद रखें वो शख्स है जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का बड़ा करीबी दोस्त है, बराह रास्त आर्मी चीफ तक से रसाई है। इसके जरिए ये ऐलान करवाया गया कि पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के अंदाज से खुश नहीं है और मरियम नवाज की तब्दीली का अमल के लिए तैयार है, यानी रश के कमर वाला मामला अब नहीं है। अब देखें 2 चीज़ें इसमें बड़ी हैं, एक तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, 35-36 दिन रह गए हैं और नवाज शरीफ उसको दबा के बैठा हुआ है। अब ये अंदरूने खाना ज़ाहिर है, एक तो इन्हें पैगाम में दिया गया है कि सानिया मुरीदके के नाम पर पंजाब में गवर्नर्स के नाम पे मरियम नवाज को बदला जा सकता है, और शहबाज शरीफ बिलाशुबा खुशामद में, पॉलिश में इंटरनेशनल रिकॉर्ड लगा। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद मुल्क के हालात ठीक करने होते हैं, ये तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। 3 साल का वक्त वैसे भी किसी वज़ीर आज़म को इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता, और डिक्टेटर की तो हमेशा वारदात पहले 3 साल की मुश्किलात होती है और आखिरी 2 साल इक़्तिदार में जाने के दरमियान में वो हमेशा अपनी हुकूमत बनाने, टेक्नोक्रेट्स लाने, मुल्क की मईशत को ठीक करना, ये उनका पुराना तरीका है वारदात है। अब 3 साल तो गुजर चुके,
अब इन्होंने ज़ाहिर मामला को किसी ना किसी ने ठीक करना है। अब चीज़ें खराबी की तरफ नहीं जाएंगी, अब बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। मईशत के इनके क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर है मुल्क के, वो आपको पता है। खुद पब्लिक में आर्मी चीफ ने पंजाब की गवर्नर्स के बयान दिए, खुश नहीं है। अब यहाँ पे पंजाब में जो हुकूमत चल रही है वो याद रखें सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारात पे चल रही है, वो आप जानते हैं। वो किसी ने लिखा है, मुझे याद नहीं नाम, या कहा है अभी, कोई खाता च्युइंगम आपका मुंह है लेकिन मैदे को कुछ नहीं मिलता। इस तरह आवाम के हालात है पंजाब में, सब कुछ इश्तिहारात में। तो स्टैब्लिशमेंट ये जानती है, इनके पास सबूत मौजूद है। ये गजाई किल्लत और कहत का मैंने जो आपको बताया था, वो खबर आज कंफर्म होगी। आप देखें अभी कीमतों से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन महंगाई में IMF ने 6.2 मिलियन यानी 62 लाख टन गंदम जो कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे रखी जाती है, वो खरीदने की इजाजत दी। ये $2 अरब की तकरीबन बनती है। और ये वो महफूज जखीरा है जो कहत और किल्लत की सूरत में फूड सिक्योरिटी के नाम पे कुदरती आफत या जंग के दौरान इस्तेमाल की जाती है। ये खत्म हो गई है बस। अब आप सोच लें। दूसरा फिर आ गया मुरीदके का मामला, जिस पे पंजाब हुकूमत को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, यानी मरियम नवाज की कुर्बानी होगी अगर नवाज शरीफ तस्लीम नहीं करेंगे, या फिर वज़ीर आज़म पंजाब जो शहबाज शरीफ है। मतलब हालात इस वक्त 2 वज़ीर आला पे, गवर्नर राज पे, मुद्दत मुलाजमत तोसी पे और अमरीकी मामलात पे फंसे हुए हैं बुरी तरह। अब ये किस तरफ जाते हैं, आज अडयाला से बहुत अहम पैगाम आना है जो इंशाल्लाह अगले दूसरे वीलॉग में आपके सामने तफसील रखूंगा। उस वक्त तक ये सारी मालूमात आ जाएंगी कि खान ने अब क्या लाए अमल देना है, क्योंकि नजरें इस वक्त सारी अडयाला जेल की तरफ है और सुहेल अफरीदी की तरफ है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।